चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज बेटा ये वाला चैप्टर हमारा शुरू होगा, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, आपने प्रीवियस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लिया? मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा आपको, क्या आपने क्वेश्चन करे वो? हाँ जी। ओके, बाकी सब ने? अच्छा, ऋषभ तुम्हारा बेटा? ठीक है, करो, सारे सॉल्व कर लेना, जहां डाउट हो प्लीज मेरे से पूछ जरूर लेना। चलिए फिलहाल हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 3, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो आज मैं ना सिर्फ इंट्रो कराऊंगा। इंट्रो मतलब एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा, जहां पर हम बेसिकली देखेंगे चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट से सुनेंगे। देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो कंज्यूमर और एक इक्विलिब्रियम और एक यूटिलिटी। वर्ड्स बेटा यहाँ पर यूज हो रहे हैं, राइट? बिफोर द स्टार्टिंग द चैप्टर विल हैव टू स्टार्ट विद दीज टर्म। इन टर्म्स को बेटा हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, देन हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। देखो आज और आने वाली दो क्लासेस बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन पे रहेंगी, और ये दोनों क्लास बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन बता दूं, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते, राइट? तो बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बेसिक बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाके बेटा चैप्टर को हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन सुनिएगा। और ये चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर 4 में भी रिपीट होगा दोबारा। चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा, वो भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ही बात करता है, बट हाँ वहां पर थोड़ा अप्रोच अलग है, राइट? बट मीनिंग बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सब कुछ सेम है बेटा। यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस है, वहां पर एक समथिंग है, तो वहां पर हम आईसी कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे बेटा। तो दोनों में बस ये डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, टर्मिनोलॉजी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, दैट इज कंज्यूमर। ठीक है, हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, तो डेफिनेटली हमें कंज्यूमर का मतलब तो पता होना चाहिए बेटा। कंज्यूमर बेसिकली कौन होता है? तो कहते हैं बेसिकली पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। Basically, a person who buy goods and services for the satisfaction of wants, या of his wants. Purpose of buying goods and services is consumption. चलिए, तो बिल्कुल एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। कहते हैं सर बेसिकली वो पर्सन जो किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को बाय करता है, खरीदता है। ध्यान सुना सर, बेसिकली वो पर्सन जो नॉर्मली किसी गुड्स को बाय करता है, किसी सर्विस को बाय करता है बेटा, किसके लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन, यानी कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो उस पर्सन को बेसिकली हम क्या बोलेंगे बेटा? कंज्यूमर। सर पर्पस क्या होता है हमारे पास बाइंग का? बेटा देखो, हर पर्सन का किसी ना किसी काम के पीछे कोई ना कोई पर्पस तो होता है, बिना पर्पस के तो कोई काम होता नहीं है। तो अगर मैं किसी गुड्स एंड सर्विस को बाय कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द पर्पस? तो बेसिकली बेटा यहाँ पर कंज्यूमर का पर्पस क्या होता है बेटा? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? आपने गुड्स लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, यानी कि फर्दर सेल्स के लिए बेटा उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आपने कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी मार्केट में गए, आपने एक रेस्टोरेंट में गए, आपने समोसा परचेस करा, समोसा लिया और आप उसको कंज्यूम कर गए, खा गए। दैट मीन्स यू आर अ कंज्यूमर। आपने समोसा खरीदने का पर्पस ही क्या था बेटा?
कंजम्पशन, उसको यूज करना फॉर योर ओन पर्पस, राइट, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं किसी गुड्स को परचेस कर रहा हूँ तो बेटा मेरे को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। बेसिक पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा आपके? बोलिए फटाफट से, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? इसको नोट करो बेटा फटाफट। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। चलो, अगर समझ में आ गया तो नोट करो उसको फटाफट से। और बेटा जब प्लीज मैं समझा रहा हूँ तो बिल्कुल समझा करो। आपको उस टाइम पे नोट्स नहीं करना होता है, सिर्फ लिखना नहीं है बेटा, उस टाइम पे सिर्फ समझना होता है, सुनना होता है। जितना आप इफेक्टिवली चीजों को सुनेंगे उतना बेटर है आपके लिए। डन? तो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। अब नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? Done? चलिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला टर्मिनोलॉजी तो आपने पढ़ लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेटा इक्विलिब्रियम। देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, राइट, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर में बेटा ये वर्ड यूज होगा, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी कुछ टाइम बाद एक चैप्टर पढ़ोगे आप, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगेन विल डिस्कस अ चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब पॉइंट आता है, सर क्या ये तीनों टर्मोलॉजी में इक्विलिब्रियम का मतलब डिफरेंस होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब डिफरेंस होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब डिफरेंस होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब डिफरेंस होगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है बेटा उसके कंडीशन के हिसाब से। इसके हिसाब से बेटा, कंडीशन के हिसाब से। अगर मैं बोलूं सर कंज्यूमर के केस में इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा बेटा जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए, जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम यानी कि अधिकतम संतुष्टि उसको मिल जाए, यानी कि वो सेटिस्फाइड हो जाए, हाँ जी ठीक है, नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर एक्ट, मैं उस पर्टिकुलर एक्ट से सेटिस्फाई हो चुका हूँ, इसका मतलब मुझे इक्विलिब्रियम मिल चुका है। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाए। बेटा लेट अस अज्यूम, मान लो मेरी एक चाहत थी कि मुझे बाइक परचेस करनी है, पर जिस दिन मैं बाइक परचेस कर लूंगा बेटा मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा, 1 या 2 दिन मैक्स टू मैक्स आई एम इन सेटिस्फेक्शन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी फिर उसके बाद मेरे माइंड में कुछ और ही डिजायर आ जाएगी, राइट। तो प्रैक्टिकली तो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होना ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, आपने इकोनॉमी में कौन सा पढ़ा था बेटा चैप्टर नंबर 1 में, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं बेटा वो क्या है, लिमिटेड है, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो मुझे लॉजिकली बताओ सेटिस्फाई होने का एक लॉजिक बनता है प्रैक्टिकली? नो। बट हाँ, हम यहाँ प्रूव करेंगे कंडीशन के थ्रू कि कंज्यूमर जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गया वहां पर बेटा उसको हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे। यानी कि कंज्यूमर के केस में अगर मैं बात करूं तो जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हुआ, दैट इज द स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। और सर प्रोड्यूसर के केस में भी यस बिल्कुल, प्रोड्यूसर के केस में कहते हैं सर जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया, दैट इज द सेटिस्फेक्शन लेवल। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट अचीव हो गया, हाँ, तुम मुझे लॉजिकली बताओ, अगर मुझे आज मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कल मुझे 2 करोड़ का होगा, फिर नेक्स्ट 3 करोड़, 4 करोड़, डू यू थिंक कि मैं कभी सेटिस्फाइड होऊंगा? क्या मैं सोचूंगा कभी मेरे को हाँ भाई ये अधिकतम प्रॉफिट मिल गया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड? नो। यहाँ पर भी बेटा अगेन एक टर्मिनोलॉजी है, कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पे हम मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो अगर हम बेसिक माने, क्योंकि बेटा देखो मैं आपको एक लॉजिक बता दूं प्लीज, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात, ये बात बेटा मैं बार बार आपसे बोलूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक इज नॉट रियलिस्टिक इकोनॉमिक। ये रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स नहीं है बेटा, ये अजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। ये बात हमेशा याद रखना, ये अजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। यानी कि यहाँ पर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे बेटा, ये सारी की सारी बेटा हम किस पे बेस पढ़ेंगे बेटा, एजम्पशन पर बेस्ड। यानी कि कुछ चीजें हम अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम अपनी उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अजम्पशन इज नथिंग, जस्ट अ कंडीशन।
तो इक्विलिब्रियम भी बेटा हमें कहाँ अचीव होगा, कंडीशन के बेसिस पे, जहां पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, दैट इज माई इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के केस में। और मार्केट के केस में कहते हैं सर, जहां पर मार्केट में किसी पर्सन की डिमांड और मार्केट में जो चल रही है सप्लाई, दोनों बराबर हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इसका कोई बेटा डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब यही है बेटा, कंज्यूमर के केस में बोलूं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर के केस में बोलूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर मैं मार्केट के केस में बोलूं तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बेटा, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आया कुछ, कुछ पल्ले पड़ा बेटा? बोलिए। ठीक है, फिर नोट करो उसको फटाफट से। पहले नोट इट डाउन फास्ट। नोट करो बेटा इसको फटाफट से। हो गया एवरीवन? बोलो नलायको। चलिए, तो ये बेसिकली हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़े बेटा, एक तो कंज्यूमर का मतलब, और दूसरा हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। हालांकि इक्विलिब्रियम पढ़ा खाली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 3, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी है क्या सर? देखो, ये एक तरह का ना कॉन्सेप्ट है, इसकी थ्योरी बाद में करेंगे बेटा, पहले इसका ना एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं बेटा। ठीक है जी। चलिए, एक एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा बेटा आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मान लो एक पर्सन है बेटा, प्लीज डोंट राइट, लिखना मत, सिर्फ सुनते रहना। एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मान लीजिए एक पर्टिकुलर शॉप में ये जाता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, ये हमारा कंज्यूमर है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये किसी शॉप में गुड्स परचेस करने जा रहा है, तो डेफिनेटली तभी जाएगा ना जब इसकी नीड होगी। बिना नीड के हम किसी गुड्स को क्यों परचेस करेंगे बेटा? डेफिनेटली हैव सम नीड्स, दैट्स व्हाई बेटा विल हैव टू अप्रोच टू द मार्केट। शॉप में जाएंगे बेटा, गुड्स को परचेस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो मान लीजिए बेटा इसको नीड थी फॉर एग्जाम्पल समथिंग, और इस नीड का पूरा होना क्या सेटिस्फेक्शन कहलाएगा? अगर वो जरूरत मेरी पूरी हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक पेन की रिक्वायरमेंट थी, दिस इलेक्ट्रिक मैग्नेट पेन मुझे चाहिए था। अब सर मैं गया इसको परचेस करने के लिए मार्केट, राइट। अब मैं मार्केट में, मेरी नीड है डेफिनेटली, और जैसे ही मुझे मिल जाएगा इसका मतलब मेरी नीड पूरी हो गई, यानी कि मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो सुनता रहना ध्यान ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन पे। सर ये पर्सन गया हमारा शॉप में, राइट, और इसने बाई करा गुड्स या सर्विस एज द केस में भी। इसने गुड्स और सर्विस को बाई करा, सर्विस को बेसिकली बेटा हायर्ड लिखते हैं हम, ठीक है, बाई गुड्स एंड हायर द सर्विसेज, ठीक है। मान लीजिए शॉप से परचेज करा, डेफिनेटली पे समथिंग अमाउंट टू द शॉप। अब सर यहाँ पर एक सिचुएशन होगा, इस गुड्स को परचेज करने से इसकी नीड ना
कंप्लीट हो गई होगी, इसकी नीड कंप्लीट हो गई होगी, यानी कि ही गेट सम सेटिस्फेक्शन, गेट सम सेटिस्फेक्शन। यानी कि बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, मान लो इस पर्सन ने शॉप में जाके कोई गुड्स परचेस करा या सर्विस ली और इसकी नीड कंप्लीट हो गई बेटा। नीड कंप्लीट मतलब इसको कुछ संतुष्टि मिली है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला है, यानी कि किसी पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने से बेटा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, इसी सेटिस्फेक्शन को बेटा हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यूटिलिटी। अब जरा ध्यान से सुनना, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ बेटा, यूटिलिटी को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ बेटा, पावर ऑफ नीड सेटिस्फाइंग। यानी कि जरूरत को पूरी करने वाली पावर यूटिलिटी कहलाती है। यस। मुझे एक बात बताइए, आपको भूख लगी थी फॉर एग्जाम्पल, राइट, आप बहुत भूखे थे, राइट, मार्केट में आप गए, आपने कोई पिज्जा परचेस कर लिया, नाउ यू परचेज अ पिज्जा। जैसे आपने पिज्जा परचेस करा, पिज्जा आपने कंज्यूम करा, आपकी भूख शांत हो गई, इसका मतलब सर आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो यानी कि उस पिज्जा में कुछ तो पावर होगी जिसने आपकी नीड को फुलफिल कर दिया। तो सर उस पिज्जा से जो आपको पावर मिली है, दैट पावर बेसिकली कंसिडर यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन। तो सर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन या पावर मिलती है, वो पावर ही बेटा क्या कहलाती है? हमारी यूटिलिटी। क्या कहलाती है बच्चे? यूटिलिटी। तो बेसिकली आई होप सो आपको समझ में आया हो इसका कॉन्सेप्ट। अभी हमने थ्योरी नहीं पढ़ी बेटा, हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये आपको क्लियर हुआ? यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है? तो यूटिलिटी इज नथिंग, इज जस्ट अ सेटिस्फेक्शन विच इज रिसीव फ्रॉम द पर्टिकुलर गुड्स। जो गुड्स हमने कंज्यूम करा है, उस गुड्स से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। बोलो, समझ में आया? हाँ जी, बोलिए बेटा फटाफट से। नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, मैं दोबारा बताऊंगा, बट डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। बेटा ऋषभ आपसे अलग से बोलूं? चलो नोट करो उसको। नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। नोट हो जाए तो मुझे बताओ। हो गया जी? आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो बेटा इसका। नाउ लेट्स कम टू सम थ्योरी। कुछ थ्योरी डिस्कस करते हैं यूटिलिटी की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि आने वाली क्लासेस में अब यूटिलिटी टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको ना अच्छे से समझ लेना प्लीज। फटाफट से हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। तो लिखिए, मैं इसको ना दो सिचुएशन में समझाऊंगा आपको। पहला मीनिंग लिखिए बेटा इसका, यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन derived from the consumption of a commodity। डन। फिर कहते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, यूटिलिटी रेफर्स टू wants satisfying power of commodity।
देखिए जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा बिल्कुल उसी के बेसिस पे ये डेफिनेशन है। कह रहा है यूटिलिटी क्या होता है जी। तो कहते हैं यूटिलिटी रेफर्स टू क्या है बेटा ये सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। यानी कि आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं और उस कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपके लिए क्या होता है बेटा यूटिलिटी। क्या होता है बेटा यूटिलिटी सॉरी। या फिर यूटिलिटी क्या है बेटा हमारे वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यानी कि कमोडिटी की वो पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। ध्यान सुनना। यानी कि कमोडिटी की वो पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है उस पावर को मैं यूटिलिटी के नाम से जानता हूं। तो यू कैन से यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ द कमोडिटी एज वेल एज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमोडिटी। तो बात एक ही है बेटा चाहे मैं यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन बोलूं या फिर मैं बोलूं पावर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की वो पावर जो मेरी क्या कर रहा है बेटा नीड को या फिर वॉन्ट्स को फुलफिल कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। बेसिकली ये होता है हमारा यूटिलिटी का मतलब। एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। किसी को डाउट है प्लीज यू मे रेज। चलिए नोट कीजिए इसको बेटा। समझ में आया या नहीं ये भी बता दो मुझे। या श्योर भेज देना बेटा। बोल देना ज्ञानेश सर को दे रहे को। चलो इसको नोट करो बेटा फटाफट से। और आपका बिजनेस का बैच शुरू होने वाला है बेटा। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस दिस सैटरडे। सैटरडे और संडे बैच हुआ करेगा आपका 2-2 घंटे का बिजनेस का। अगेन बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बीइंग वहां पर बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही समझ में आएंगे। ऑनलाइन ही होगी बेटा क्लास फिलहाल अभी तक। सितंबर में शायद ऑफलाइन हो जाए बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। माइट भी हो जाए बट फिलहाल ऑनलाइन ही चलेगी बेटा अगस्त में। लेट्स फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग सितंबर सेशन। आई होप सो कि सितंबर में ओपन हो जाए सारी चीजें अगर पॉजिटिवली रहा तो। ठीक है फिलहाल हम ऑफलाइन ही करेंगे। ठीक है सैटरडे और संडे 2-2 घंटे का बैच रहेगा बेटा। एक्चुअली मैं डेली करता बट आई हैव ए टाइमिंग इशू। बहुत सारे बैचेस हो गए बेटा सीएस का 12th का राइट। दैट इज सीएस के 2-4 बैचेस हैं। 12th के भी बिजनेस का इकोनॉमिक्स का बैच है तो तुम्हारा भी है तो डेफिनेटली देयर इज लॉट्स ऑफ बैचेस जिसकी वजह से बेटा टाइम मिल नहीं पाएगा डेली बेसिस में। ठीक है वो विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे चलेगा बेटा बट जब हमारा रेगुलर बैच शुरू हो जाएंगे कोचिंग में ऑफलाइन बैचेस हो जाएंगे देन विल ऑल्टरनेट डेज में इसको पुट कर देंगे। और दीक्षा आपको ऑनलाइन क्लास मिलती रहेगी डोंट वरी अबाउट। ऑनलाइन सेशन चलेगा बेटा हमारा ऑफलाइन भी चलेगा ऑनलाइन भी चलेगा। ठीक है दोनों सेशन चलेंगे। फिलहाल मुझे बताओ आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। बोलिए फटाफट से प्लीज। आपका कोई डाउट नहीं है ना बेटा क्योंकि देखो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें डाउट रहा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी जी। तो बिल्कुल श्योर हो जाना। अब सुनना बिल्कुल ध्यान से जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर देखो मैं पढ़ाने वाला क्यों उसका कॉन्सेप्ट सुनो। सर अभी आपने ना एग्जाम्पल दिया था पर्सन है मिस्टर एक्स जो कि एक शॉप में जाता है और एक पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस करता है। क्या करता है बेटा बाई करता है परचेस करता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी। ना माई क्वेश्चन इज दैट बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा इस कमोडिटी को कंज्यूम करने से इसको एक सेटिस्फेक्शन मिला यानी कि यूटिलिटी मिली। बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यूटिलिटी मिली क्या बेटे इसको यूटिलिटी प्राप्त हुई बेटा इस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने से। सर कितनी। क्वेश्चन आता हाउ मच यूटिलिटी विल गेट फ्रॉम पर्टिकुलर कमोडिटी। तो अगला जो टॉपिक है बेटा वो ये है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको दो चीजें पढ़ाने वाला हूँ बेटा। एक्चुअली दो मेजरमेंट पढ़ाऊंगा उसको भी होल्ड रखो। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सर एक पर्सन ने किसी मिस्टर एक्स ने बेटा गुड्स बाय करा था किसी पर्टिकुलर शॉप से
उस शॉप से कमोडिटी परचेस करी और उस कमोडिटी से उसको सेटिस्फेक्शन अर्थात यूटिलिटी प्राप्त हुई। ना क्वेश्चन इज दैट सर इस यूटिलिटी को अब मुझे कैसे पता लगे मुझे कितनी यूटिलिटी मिली है, राइट? तो इस यूटिलिटी को मेजर करा जाता है बेटा, मापा जाता, जैसा जैसा आप दुकान से बेटा कोई पर्टिकुलर वेट वाला चीज परचेस करते हो तो उसको किलोग्राम में मेजर नहीं करते कि मैंने 1 kg परचेस कर लिया, या किसी लीटर में परचेस करते हो तो लीटर परचेस कर लिया। तो वैसी यूटिलिटी जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इसको मेजर करने का भी एक यूटिल्स मेजरमेंट है बेटा। जैसे हम बेटा लिक्विड को लीटर में और दैट इज वेट को केजी में करते हैं बेटा मेजर, वैसे ही यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल्स में। तो इसका कुछ यूटिल्स यहाँ पे डिफाइंड है बेटा, इसके दो अप्रोच हैं इसको मेजर करने के। अब सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, पहला अप्रोच है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप पढ़ने वाले क्या है। और एक है ऑर्डिनल अप्रोच, बिल्कुल ध्यान से पर्टिकुलरली कंसेप्ट से सुनना। तो बेटा अगर मैं कार्डिनल अप्रोच की बात करूं तो जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 3, दिस इज द कार्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच विल डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 4। बिल्कुल ध्यान सुना, इन दोनों मेजरमेंट के बेसिस पे ही चैप्टर डिवाइड है बेटा। अगर मैं बात करूं कि यूटिलिटी को कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, राइट, तो इसके मेजरमेंट के दो अप्रोच हैं, एक तो कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। अगर मैं कार्डिनल अप्रोच की बात करूं तो वो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊं, हालांकि इसको भी यही समझाऊंगा बेटा, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। कहाँ पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 4 में, ऑर्डिनल अप्रोच की। ठीक है, तो बेटा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं समझ में आ रहा है? यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, दिस टॉपिक विल हैव टू डिस्कस राइट। बोलो नालायको, टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? क्लियर हुआ कि जो यूटिलिटी हमें मेजर मिल रही थी बेटा किसी पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करने से, अब उस यूटिलिटी को कैसे मापें, कैसे मेजर करें, दिस विल हैव टू डिस्कस नाउ। हाँ जी, तो चले स्टार्ट करें टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हाँ अगेन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं आपको कितनी बार रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा मुझे पता भूल जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ assumption बेस्ड इकोनॉमिक्स, नॉट अ रियलिस्टिक इकोनॉमिक। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी बेटा, बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा इसको रियलिस्टिक से जोड़ देते हैं, फिर उन्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। चलिए तो हेडिंग लिखिए फटाफट से, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हेडिंग डालिए बेटा, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो इस यूटिलिटी को मेजर करने के लिए वी हैव अ टू काइंड ऑफ मेजरमेंट, जिन्हें हम बेटा हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद एन एग्जांपल आल्सो, तो आप इस तरीके के एरो बना सकते हैं बेटा दो, जहां पर हम फर्स्ट एरो में नाम दे देंगे कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट, और इसको हम नाम दे देंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट। ठीक है जी, तो वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ अप्रोच, द फर्स्ट वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। आप इसको मेजरमेंट बोलिए, अप्रोच बोलिए, देयर इज नो इशू। ठीक है, आपको जो मन करे आप वो बोलिए। अब सुनना, यहाँ पर एक सिचुएशन है, ये जो अप्रोच दी थी ना, दिस इज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट मार्शल। ये जो अप्रोच है बेटा किसने दी थी? मार्शल ने दी थी बेटा। और ये वाली जो अप्रोच है गिवन बाय हिक्स। तो आपके इन दो प्रोफेसर्स के नाम याद रखना है बेटा, इकोनॉमिक्स थे बेटा ये। तो जो कार्डिनल अप्रोच थी वो मार्शल ने दी थी, एंड अगेन मार्शल ने बहुत सारी थ्योरीज दी है बेटा इकोनॉमिक्स को। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है बेटा वो किसने दी थी? हिक्स ने। ठीक है, इन दोनों का कहना बेटा यूटिलिटीज को लेके अलग अलग था। अब कहते हैं सर मार्शल का क्या कहना था, और हमारे दैट इज हिक्स का क्या कहना था, तो उस डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखो अगर मैं मार्शल के अकॉर्डिंग बात करूं तो मार्शल कहते थे, बिल्कुल बेटा लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, कहते थे कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल मेजरमेंट। अब लिख लो इसको फिर इकट्ठा समझेंगे। यूटिलिटी
means that the utility can be measured in terms of cardinal numbers, या you can say units. Like जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके के नंबर्स में बेटा हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ये किसने बोला बेटा? प्रोफेसर मार्शल ने, यानी कि मार्शल ने बोला था बेटा ये सिचुएशन। तो अब हिक्स ने क्या बोला, इसके कॉन्ट्ररी डेफिनेशन दी थी बेटा हिक्स ने। उन्होंने कहा था ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी means that utility can only be ranked higher और lower। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, बट इन्होंने एक और कॉन्ट्राडिक्ट डेफिनेशन दे दी। इन्होंने कहा कांट, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। दोनों थ्योरी बेटा अलग अलग बात करती है। कार्डिनल थ्योरी कुछ और बात करती है बेटा, और ऑर्डिनल थ्योरी कुछ और बात करती है। तो बिल्कुल आप ध्यान से कंसंट्रेशन से इसको सुनिएगा। फिलहाल आप इसको नोट करो। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। Done? देखो जी, अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं, मेरा नाम याद रखना, ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट जो कि किसने दी थी बेटा? मार्शल ने। और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी बेटा? प्रोफेसर हिक्स ने। बिल्कुल ध्यान से सुनना कॉन्सेप्चुअली। मार्शल कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मींस दैट द यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, राइट। बट वहीं पर यानी कि ये कहते हैं, सुनना ध्यान से, जैसा मान लो आपने कोई गुड्स परचेज करा, आपने कोई गुड्स बाई करा, राइट। आपने गुड्स बाय करा तो उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन अर्थात बोले तो यूटिलिटी। तो इन्होंने कहा भैया ये जो यूटिलिटी मिल रही है ना, ये यूटिलिटी को हम ना नंबर में मेजर कर सकते हैं। यानी कि इसको क्या कर सकते हैं बेटा? नंबर में मेजर कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भैया हमने एक गुड्स परचेस करा, जिस गुड्स से हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, या 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, या 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो कहीं ना कहीं बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी यूटिलिटी को किस में मेजर कर रहा हूँ बेटा? नंबर्स में। तो ये कहा था प्रोफेसर मार्शल ने, यानी कि मार्शल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी को किस में मेजर कर सकते हैं बेटा? नंबर्स में, गिनतियों में माप सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी बेटा, जो हमारे प्रोफेसर हिक्स थे, उन्होंने कहा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इट मींस दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक। इन्होंने कहा यूटिलिटी को हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं, या तो हायर या तो लोअर। इसको हम कभी भी नंबर में मेजर नहीं कर सकते। यानी कि इन्होंने मार्शल की थ्योरी को रॉन्ग साबित करने को बोल दिया। यानी कि इन्होंने कहा भैया अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, आपने कोई गुड्स बाय करा, और उस गुड्स से आपको सेटिस्फेक्शन मिला। क्या मिला बच्चे? सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि यूटिलिटी मिली। तो उसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ रैंक दे सकते हो। रैंक मतलब या तो आप बोलोगे मैं मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, या तो आप बोलोगे मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिला, राइट।
तो दिस इज द बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू थ्योरी। इन्होंने कहा था नंबर में मेजर किया जा सकता है यूटिलिटी को, और इन्होंने कहा था बेटा नंबर में मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा? रैंक, या तो हायर रैंक या तो लोअर रैंक। या तो मैं बोलूंगा जी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, या तो मैं बोलूंगा बहुत कम सेटिस्फेक्शन। राइट। तो सर ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3, वहां पर बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा मार्शल की थ्योरी यानी कि कार्डिनल अप्रोच। और जब मैं चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको ऑर्डिनल अप्रोच यानी कि प्रोफेसर हिक्स की थ्योरी को डिटेल में समझाऊंगा। समझ आया? पहले मुझे ये बताओ फटाफट से, क्या क्लियर हुआ बेटा आपकी? दोनों थ्योरी का कहना क्या था बेटा, समझ में आया? बोलिए फटाफट से। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपका ओपिनियन मांगू बेटा कि क्या प्रोफेसर मार्शल ठीक थे या प्रोफेसर हिक्स ठीक थे बेटा? ओके, वन स्टूडेंट गिव द आंसर हिक्स इज द राइट पर्सन एंड सॉरी ही इज राइट, हिज थ्योरी इज राइट। सुशांत आल्सो टेल दैट हिक्स राइट। ओके, और बाकी सब हिक्स, यानी कि ऑलमोस्ट बच्चा यही कह रहा है बेटा कि प्रोफेसर हिक्स की जो थ्योरी थी वो करेक्ट थ्योरी थी। क्यों कह रहे हो बेटा आप ऐसा? क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो? अगर मैं आपसे इसके ऊपर जस्टिफिकेशन मांगू तो क्या आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि आप प्रोफेसर हिक्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे हो? हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली बेटा आपका कहना यह है कि प्रोफेसर हिक्स की थ्योरी करेक्ट है, राइट? तो चलिए जस्टिफिकेशन तो होता रहेगा। वैसे लॉजिकली देखा जाए बेटा तो यस, प्रोफेसर हिक्स की थ्योरी बेटा ठीक लगती है, क्योंकि एक बात बताओ, एक तरह से देखा जाए, अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं, जैसे मैं आपको बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम ऑनलाइन कोचिंग्स ले रहे हैं बेटा, आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, और यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ टीचर। डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द सर्विस। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपको समझ में आना या ना आना तो आपकी फीलिंग ही होगी ना। समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके विद दैट। समझ में नहीं आ रहा, ओके ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लो मैं बोलूँ कि भैया मुझे समझ में आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे आप, सर मुझे ना 85% समझ में आया, या मुझे इससे ना 85 यूटिल्स मिले। या फिर मैं बेसिकली बोलूँ सर मुझे ना समझ में आया लेकिन 10% ही आया, या मुझे 10 यूटिल्स मिले। तो सर इसको नंबर में मेजर करना ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, राइट? इज लिटिल बिट प्रॉब्लम विद दैट कि हम इसको यूटिलिटी में नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें, राइट? तो ये प्रॉब्लम थोड़ा फेस करते हैं बेटा यहाँ पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमको इसको समझना है। तो बेसिकली यस, अगर देखा जाए तो प्रोफेसर हिक्स ही सही थे। उन्होंने कहा या तो हाई या तो लो, यानी कि या तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला या तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मार्शल क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में assumption होता है। हाँ सर, बेटा देखो मैंने, हम ये नहीं कह, हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि मार्शल की थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे। देखो सिलेबस में मार्शल की थ्योरी भी है और प्रोफेसर हिक्स की थ्योरी भी है। मार्शल ने जो कंसेप्ट लिया वो एजम्पशन पर बेस लिया, ठीक है। अभी हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, कैसे सेटिस्फेक्शन अचीव होता है। मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा, टोटल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें बेटा पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। बट माई मेन कंसर्न इज दैट कि बेसिकली थ्योरी बेटर किसकी लग रही है। तो अगर मैं मेजरमेंट के हिसाब से बोलूँ तो दिस थ्योरी इज मोर बेटर। रीजन बीइंग, यहाँ पर हमें ये पता लग सकता है कि यार ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, आप ये बोल सकते हो ना सर मुझे जो आपने सर्विस दी उससे मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या कम सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि आप अपनी यूटिलिटी बता रहे हो, आप अपना सेटिस्फेक्शन बता रहे हो कि मैं ज्यादा सेटिस्फाई हुआ या मैं कम सेटिस्फाई हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं यही चीज आप नंबर में मेजर करके दिखाओ, इज इट नॉट पॉसिबल? हम इकोनॉमिकली तो उसको कर देंगे बेटा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे अजम्पशन लेके इसको काम कर देंगे। बट प्रैक्टिकली अगर मैं नॉर्मली देखूं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको मेजर कर सकें। और इसका कोई मेजरिंग रॉड तो है नहीं, जैसे हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं या लीटर में मेजर करते हैं, वहाँ पर मेजरिंग रॉड होता है प्रॉपर, जिससे हम किसी पर्टिकुलर चीज को मेजर कर सकते हैं।
बट यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो हमें कुछ चीजें एज्यूम करना पड़ता है। मैं आपको मेजरिंग रॉड भी यहाँ पर एज्यूम करवाऊंगा बेटा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। तो अब हमें डिस्कस करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमने दो थ्योरी पढ़े, एक तो मार्शल की और एक प्रोफेसर हिग्स की। और ये जो चैप्टर है हमारा तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बेटा अब स्टार्ट होता है। यानी कि चैप्टर नंबर 3 अब स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अभी तक हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या लिखा था बेटा हेडिंग? यूटिलिटी एनालिसिस, यही लिखा था बेटा हेडिंग में। हाँ जी। तो यहाँ पर बेटा ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये बेसिकली कौन सी थ्योरी को फॉलो कर रहा है बेटा? मार्शल की। और मार्शल की कौन सी थ्योरी है बेटा? कार्डिनल अप्रोच, या यू कैन से कार्डिनल मेजरमेंट, वट एवर इज। तो बेटा अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये यूटिलिटी एनालिसिस, ये किस पर बेस्ड है बेटा? कार्डिनल मेजर। अगर मैं चैप्टर शुरू होते ही आपको समझाता कि भैया हम कार्डिनल मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं, तो आपकी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता बेटा। तो इसलिए चैप्टर शुरू करने से पहले वो सारी बेसिक बातें हमें समझना बहुत जरूरी था, जो कि हमारे आने वाले लेक्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हाँ, आज मैं चैप्टर शुरू नहीं कराऊंगा बेटा, क्योंकि अगेन हम काफी बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करेंगे, आज मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा आपको। तो मुझे बताओ, आज आज की क्लास में आपको कोई डाउट आउट है? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे सारे स्टूडेंट बताओ प्लीज, अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेके, या फिर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ जी, बोलो फटाफट से, सारी चीजें समझ में आ गई बेटा आपको? अभी श्योर ना? और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इन सारे चैप्टर जितना भी टॉपिक्स हमने आज पढ़ा है, इसको आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवाइज करके बैठेंगे, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको चीजों को पढ़ाऊंगा, राइट, वो सारी की सारी चीजें बेटा इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस रहेगा, ठीक है जी। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे बेटा, ठीक है।